हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, हम कुछ और फीचर्स के बारे में बात करते हैं और टॉपिक से डेविएट मत होना। हम लोग पढ़ रहे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ यूनिटरी फीचर्स, जिसको देखकर हमें ये लगता है कि संविधान निर्माताओं ने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ज़्यादातर जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रखी है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, हमने इमरजेंसी प्रोविजन तक पढ़ लिया था। अब हम लोग बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। इमरजेंसी प्रोविजन तक सबको समझ में आ गया था? कोई डाउट है किसी का तो पूछ लो, वरना मैं सिंगल सिटीजनशिप की तरफ बढ़ता हूँ आगे। जल्दी बताओ, हाँ या ना। कोई डाउट है किसी का? ठीक है, चलो। तो सिंगल सिटीजनशिप देखो, हमारे यहाँ जो है नागरिकता एक ही होती है। हमारे यहाँ मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक ही नागरिकता होती है। तो डुअल पॉलिटी होने के बावजूद, इसका मतलब क्या है? इंस्पाइट ऑफ डुअल पॉलिटी, डुअल पॉलिटी किसको कहेंगे? वेरी गुड। सरकारें दो तरह की हमारे देश में, एक यूनियन गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल लेवल पे सरकार है, प्रोविंशियल लेवल पर सरकार है। लेकिन फिर भी भारत के संविधान में बिल्कुल कनाडा के संविधान की तरह हमारे देश में देखने को मिलती है सिंगल सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता है। अब जैसे कहने के लिए जो आप कह देते हो कि मैं मूल रूप से इस राज्य का निवासी हूं, मैं मूल रूप से इस राज्य की निवासी हूं, वो आप अपनी स्टेट या रीजनल आइडेंटिटी को बताते हो। लेकिन जो आप अपने आप को पोर्ट्रे करते हो स्टेट या रीजनल आइडेंटिटी को, ये चीज इनफॉर्मल है। ये चीज इनफॉर्मल है, प्लीज इस चीज को याद रखना। जब भी अपन लोग बोलते हैं कि अपन एमपी से हैं, अपन पंजाब से हैं, अपन बंगाल से हैं, अपन दिल्ली से हैं, तो ये हमारी इनफॉर्मल आइडेंटिटी होती है। हमारी प्राइमरी और सोल और इकलौती आइडेंटिटी क्या है? वी आर इंडियंस। अब ये मूवीज में आपने काफी बार देखा होगा। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। चक दे इंडिया आप सबने देखी होगी, है ना? जब वो हॉकी टीम का सिलेक्शन करवा रहा होता है लड़कियों का, जो शुरुआती सीन होता है, तो वो एक एक से पूछता है ना कि कोमल चौटाला तुम कहाँ से आई हो, है ना? एक सरदारनी होती है, उससे पूछता तुम कहाँ से आई हो, तो वो अपनी रीजनल आइडेंटिटी पता लग जाती है। उनमें से वो सबका आउट करता रहता है शाहरुख खान। सिर्फ एक बंदी है जो वो बोलती है कि मैं जो हूँ, मैं टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करती हूँ, तो वो उसको बोलता है ज्वाइन दिस टीम। आप सब लोग अपनी रीजनल आइडेंटिटी को भूल जाओ और इंडिया को ज्वाइन करो। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ एग्जाम्पल? ये मूवीज में ना एक, या सिनेमा घरों में या पिक्चरों में, सिनेमा घरों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ जैसे नेशनल एंथम खड़े होकर गाना पड़ता है, उस केस में आपको ये सिखाया जाता है कि यू आर इंडियन, आपकी प्राइमरी आइडेंटिटी वो है। ठीक है, जैसे हम लोग हिंदी में एक कविता पढ़ते थे बचपन में, उसमें एक लाइन आती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ठीक है, तो आपको अपने सारे जो माइक्रो लेवल पे जो आइडेंटिटी है वो ना रखकर आपको आपकी एक आइडेंटिटी, एक धर्म, एक वजूद आपका होना चाहिए, और वो है इंडिया एंड इंडियन। ठीक है, लेकिन ये चीज जो है कि रीजनल आइडेंटिटी को वैसे भी आपको उजागर नहीं कर रही है, सिर्फ मोटिवेशनल चीज या एंथुसियास्टिक चीज नहीं होती है, ये इनफॉर्मल भी है। संवैधानिक रूप से ये चीज हमारे देश में नहीं देखने को मिलती है। हमारी सिर्फ एक ही नागरिकता होती है और वो नागरिकता है इंडिया की। एक नागरिकता मिलती है हमें, वो है इंडिया की नागरिकता। अगर सिंगल सिटीजनशिप है, अगर डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट होता, ठीक है, दो नागरिकताओं का अगर कंसेप्ट होता, तो आपके पास, जैसे कि अमेरिका में आपने एक कॉमन टर्म सुना होगा कि आपको पीआर मिल जाता है अलग अलग कंट्रीज का, परमानेंट रेजिडेंशिप, जिसको अमेरिका में एक नाम से बुलाते हैं हम लोग, ग्रीन कार्ड। आपने तो सुना होगा, सुना है पिक्चरों में या कहीं पर भी, ग्रीन कार्ड, है ना, या परमानेंट रेजिडेंशिप। अब इसके तहत क्या होता है कि आपके पास अमेरिका में अगर आप हो, तो वहां पर डुअल आइडेंटिटी होती है आपकी। आइडेंटिटी इन द सेंस कि नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप होती है। खैर, हम अगर भारत की बात करें, एक मिनट में अमेरिका के ऊपर आता हूं मैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, कनाडा जैसे देशों की बात करें जहां पर सिंगल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, प्रोविजन है, तो उसके तहत आपके पास कोई सेपरेट कार्ड नहीं है। ठीक है,
कि आप जो है हरियाणा से अगर हो, ठीक है, और उसके बाद आप मैक्रो लेवल पर इंडिया से हो, तो एक एक सिटीजनशिप कार्ड आपका हरियाणा का, एक सिटीजनशिप कार्ड आपका इंडिया का। ऐसा नहीं होता हमारे देश में। हमारे देश में जो हरियाणा की आपकी आइडेंटिटी है वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल आइडेंटिटी आपकी सिर्फ यही है, इंडिया। ठीक है। मुझे एक बात कोई बता सकता है आप में से, हमारे देश में अगर मुझे ये जानना हो मैं भारत का नागरिक हूं, इसके लिए मेरे पास आइडेंटिटी प्रूफ क्या है सिटीजनशिप के लिए? जब दिल्ली, एमपी का, पंजाब का, बंगाल का होता ही नहीं है, तो वो तो मेरे पास कार्ड कैसे भी करके हो ही नहीं सकता। लेकिन भारत में अगर मैं बोलूं कि मेरी नागरिकता भारत की है, इसका प्रूफ क्या है? मेरे घर में या मेरी अलमारी में, मेरे बैग में, मेरे पर्स में क्या चीज ऐसी रखी होगी जिससे मैं प्रूफ कर सकूं किसी को? श्रेया, आधार कार्ड बोल सकता हूं मैं। क्यों? अरे श्रेया, नींद से जागो। आधार कार्ड बताओ, अभी फिल्म के अंदर स्टेटमेंट आई थी ये 2018 कि क्या आधार, हाँ, क्या आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप का प्रूफ होता है? नहीं नहीं, समझे नहीं। आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड, नहीं नहीं, अरे मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो। आधार कार्ड को बनाने के टाइम पर सरकार ने उस प्रोविजन में साफ कर रखा था, आधार बिल या आधार एक्ट ये कहता है कि आधार कार्ड कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, चाहे हो किसी के पास चाहे ना हो। नागरिकता को प्रूव करने का डॉक्यूमेंट नहीं है वो, उसका प्रोविजन है ये। इसी चीज में मैं ट्रैप हो गया था 2018 में, और आई वॉज आउट ऑफ द रेस ऑफ फिल्म्स। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि मयूर छूटते ही मैंने कहा अरे क्यों नहीं है, नागरिकता का सबसे बड़ा प्रूफ है ये। हाँ, हाँ मेरा आधार है। मैं कहा इतनी जा जाके 12th के बोर्ड चल रहे थे अपने, याद है मयूर? प्री बोर्ड चल रहे थे अपन लोगों के, श्रेया। तब जा जाके पापा और मम्मा का कॉल आता था कि जाके बनवा लो, इसमें डिले मत करना। ठीक है। तो अपन दोपहर में जा जाके 4-4 घंटे की लाइनें होती थी, है ना, तब जाके बनते थे। हाँ। वो पर्सन अंगूठे लगवा रहा, मेरे अंगूठे में पसीने आ रहे हैं, वो भी फिक्स नहीं हो रहा उस पर 1 घंटे तक। तो हाँ ठीक है। ये तो एक बार बताओ, जो आधार ही फ्लॉप हो गया, तो अब बताओ मेरे पास क्या प्रूफ है? एनीवन? वोटर आईडी कार्ड, ठीक है चलो एक्सेप्टेड। हाँ, वो बताओ जो मैं रट कर आया हूं। हम्म। डोमिसाइल? अच्छा ठीक है, हाँ प्रमाण पत्र। तो एक वर्ड कह सकता हूं मैं, अगर मैं आपको बोल दूं पैन कार्ड? हाँ, पैन कार्ड आपकी सिटीजनशिप का प्रूव नहीं होता? कौन बोल रहा है? होता है, बिल्कुल होता है। आपका वोटर आईडी कार्ड भी आता है। आपके नेशनल लेवल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कार्ड इशू करती है उस पर सब पे होता है। ठीक है। बस आपके उस पे नहीं होता ये, आधार कार्ड के प्रोविजन पे नहीं है। ठीक है। किसी और चीज से इसको रिलेट मत करो, मैं यहाँ पर सिर्फ ना अभी आपकी उसका नागरिकता का एक प्रावधान पूछ रहा हूँ, सिटीजनशिप का। ठीक है। पैन की फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है। तो देयर इज ओनली इंडियन सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट स्टेट सिटीजनशिप। ठीक है। होता है कुछ ऐसा कार्ड हमारे पास, ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं। ठीक है। ऑल सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न और रिसाइड, दे एंजॉय सेम राइट्स ओवर द कंट्री। ये वाली लाइन ना श्रेय थोड़ी सी डिफेक्टिव हो जाती है, ठकुराइन ईशा, ये वाली लाइन थोड़ी सी डिफेक्टिव हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन थोड़ा सा, मतलब इसको ना क्या कहूंगा मैं, थ्योरिस्ट जो है, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी कंट्रीज के लिए, सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज के लिए। वो क्यों? क्योंकि शाइनी, अब जैसे मुझे WBCS के एग्जाम देना है, यानी कि वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस का एग्जाम देना है, या आप MPPSC देना चाहते हो, तो चलो MP में तो अभी अलाउड है कि आप, अगर नागरिकता आपकी बाहर की भी है,
नागरिकता कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब आपका डोमिसाइल अगर बाहर का भी, एमपी के बाहर का, तब भी आप वो एक एमपी का एक रोजगार पोर्टल होता है, उस पर अपना नाम वगैरह रजिस्टर करवा के फादर नेम वगैरह डाल दो, उसके बाद आप एमपी का कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन शायनी क्या गारंटी है कि मैं आंध्र प्रदेश का सिविल सर्विस एग्जाम दे पाऊंगा, कर्नाटका का दे पाऊंगा, वेस्ट बंगाल का दे पाऊंगा, है ना। श्रेया हर जगह तो नहीं बैठ सकता ना, उस राज्य ने हो सकता है कुछ रिजर्वेशन कुछ और वो बना रखे हो कि उन्हीं के ना वो बैठ सके। लेकिन फिर इसके डिफेंड में ये कहा जाता है आर्यन कि वो राज्य ने अपने एम्प्लॉयमेंट की प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए कर रखा है, तो श्रेया उसमें कुछ गलत बात भी तो नहीं है ना। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स पर सारे लोग डेरा जमाकर बैठ जाएंगे तो उस राज्य के लोग कहां जाएंगे। और ऐसा इशू श्रेया आप जानते भी हो, इनफॉर्मल तरीके से असम का हुआ भी था, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज ने आकर वहां पर जॉब्स वगैरह प्राप्त करी थी, है ना। आज भी वो परेशान रहते हैं। तो वहां पर एक चीज चली थी ना, वो क्या चला था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाया गया था, आइडेंटिफाई कर करके उनको वापस भिजवाओ, है ना। तो बहुत ये भड़प चली थी और एकदम से मतलब उधर का माहौल ना बहुत मतलब गर्मा गर्मी वाला माहौल हो गया था। ठीक है, अनन्या समझ पा रहे हो ये सब क्या चल रहा है? ठीक है, तो अदर फेडरल फीचर्स, सॉरी, अदर फेडरल स्टेट्स लाइक यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, प्लीज इसको याद रखना, मैं सेपरेट कलर यूज कर देता हूँ जिनके पास डुअल सिटीजनशिप होती है। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है, डुअल सिटीजनशिप है। यानी कि अगर आप इन देशों में नागरिक हो तो जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो आपके पास स्टेट सिटीजनशिप भी होगी और देश की नेशनल सिटीजनशिप तो है ही आपके पास। ठीक है, अच्छा, अगर आप अमेरिका में जाओ पढ़ने के लिए तो आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाएगी जाते साथ ही? जाते साथ ही नहीं ना। तो आप वहां रह कैसे रहे हो फिर दूसरी कंट्री में, किस बेसिस पे रह रहे हो, क्या मतलब आपके पास क्या प्रूफ है, आप क्या रह रहे हो, क्यों रह रहे हो? पढ़ने जाएं, किस बेसिस पे रह रहे हो? मतलब मान लो मेरा 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 3 साल का कॉलेज है वहां पर, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, तीसरे साल, दूसरे साल, पहले दिन जाते ही नागरिकता है मेरे पास वहां की, अमेरिका की। तो मैं अमेरिका में फ्रीली घूम कैसे रहा हूं फिर मैं? स्टडी वीजा या फिर परमिट है किसी तरीके का। अच्छा, क्या वो स्टडी वीजा या वर्क परमिट आगे चलकर मेरा सिटीजनशिप का बेस बन सकता है कि वो लोग मेरे को नागरिकता देते हैं इस बेसिस पर, आधार बन सकता है वो? अरे हाँ, अरे रुकने के बेसिस पर बन जाएगा ना, और कैसे बनाओगे, क्या गोली रखोगे ट्रम्प के सर पर? कैसे नहीं बना रहा? ठीक है, बिल्कुल बच जाएगा। और किसी भी देशों में, किसी भी देश तो नहीं कहूंगा, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, 99% देशों में कितना टाइम पीरियड का स्टे होता है जनरली, कि अगर आप वहां पर रुको और आपको परमानेंट नागरिकता मिल जाए वहां की? 7 से 8 साल, यानी कि एक लगभग एक डेकेड मान ले, मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना, एक डेकेड मान ले मिल जाता है। ठीक है, क्यों अनन्या, पापा के पास सिटीजनशिप भी है क्या वहां की, थी क्या उस टाइम पर? अच्छा, पूछना एक बारी, ज़रा पता करके बताना, क्योंकि वो कह रहे थे पूरी स्टडीज़ तो मेरी वहीं से हुई है, तो उन्होंने फिर क्यों नहीं सोचा वहाँ रुकने का, या फिर आगे चलकर ये तुम्हारी मम्मी क्यों ले आए वो यहाँ पर इंडिया में। ठीक है, हाँ। फिर भी मैंने वही कह रहा हूँ, तो वही तभी तो कह रहा हूँ कि मम्मी इंडिया में क्यों ले आए फिर, है ना। अच्छा, अच्छा, चलो, ये सिटीजनशिप का पूछ के बताना एक बारी मुझे ज़रा, कितने साल वो रहे हैं और क्या उनका क्या वो था। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अब इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है? ये ये एक यूनिटरी फीचर कैसे हुआ? हाँ, ठीक है, तहत, हाँ, वो अगर उसका उसका जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो सभी कोर्ट के ऊपर क्या होती है, एप्लीकेबल, बाइंडिंग होती है ना। हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट खारिज कर सकते हैं क्या? नहीं। और ये जो पूरा जुडिशियल ऑर्गन है, अगर हम इसमें 3 लेवल के कोर्ट मान लें, सबसे टॉपर कौन सा कोर्ट, अनन्या, आर्यन? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद
हाई कोर्ट, और उसके नीचे एक कॉमन टर्म देना श्रेय इन सबको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन सब के लिए सबऑर्डिनेट कोर्ट। शाबाश, इसको ऐसा करके लिख देता हूँ, एससी से तो सुप्रीम कोर्ट हो गया ना, सबऑर्डिनेट कोर्ट। अगर मैं इसको ऐसे करके कंबाइन कर दूं, कुछ इस प्रकार से, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ना, लेकिन फिर भी ये यूनिटरी फीचर में श्रेय क्यों आ रहा है? क्योंकि सैनिक पावर कहां से डिराइव हो रही है बाकी कोर्ट्स की, फ्लो कहां से है? पावर नहीं, पावर तो चलो कॉन्स्टिट्यूशन से होगी, सॉरी मेरे को गलत टर्म नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, जो अथॉरिटी है, जो वर्डिक्ट है, वो कहां से डिराइव हो रही है? सुप्रीम कोर्ट से, है ना। सुप्रीम कोर्ट ही तो बोलेगा ना कुणाल, श्रेया, के बेसिकली क्या करना। और हाई कोर्ट की किसी भी दी हुई जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट अपनी बात को परस्यू करवा सकता है क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने, पुश कर सकता है दोबारा? बिल्कुल। याद है मुद्दा मयूर, श्रेया, मैंने आप लोगों को बताया था थर्ड जेंडर का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा खिलाफ था इस चीज के, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर स्टेटस देने पर, है ना। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा परस्यू करा था, बता दें इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट की चली थी, और तब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था उस बात को, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबऑर्डिनेट कोर्ट के दिए हुए वर्डिक्ट को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों खारिज कर सकते हैं, फ्रेश डिसीजन दे सकते हैं, जजमेंट सॉरी, हाई कोर्ट के द्वारा दी गई जजमेंट को खारिज करके सुप्रीम कोर्ट फ्रेश जजमेंट दे सकता है, ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अपनी ही जजमेंट को देने के बाद खारिज करके फ्रेश जजमेंट दे सकता है? यस, तो उसका दे सकता है। उसके मुझे स्टेप्स बताओ जरा, कौन क्या क्या स्टेप्स नहीं, तरीके बताओ। एक तो जब सुप्रीम कोर्ट में अपन क्या डालने श्रेया, शैनी, अरे प्यार चीज के लिए रिव्यू पिटीशन। उसके बाद अगर रिव्यू पिटीशन से काम ना चले श्रेया, तो उसका भाई कौन होता है? क्यूरेटिव पिटीशन। हाँ, वो एक रिवीजन को देखने के लिए होता है, प्राची सही टर्म है, लेकिन जो ऑफिशियल टर्म है दैट इज क्यूरेटिव पिटीशन। एक तरीका और होता है, बताओ जरा श्रेया इन सबको, एक तरीका और हिंट दू। सुप्रीम कोर्ट ने सो एंड सो नंबर ऑफ जजेस की एक बेंच बना दी और उसने एक जजमेंट दी, आप बताओ आगे की बात। आर रिक्वायर्ड फ्रेश वर्डिक्ट पास करने के लिए प्रीवियस बेंच के कंपैरिजन में, राइट। तो चलो इस बात को मैं सबको आराम से समझाता हूं। श्रेया ये कह रही है, मान लो कोई एक जजमेंट आई, ठीक है अनन्या, आर्यन, सब लोग ध्यान से सुनना, मान लो कोई एक जजमेंट आई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नंबर ऑफ जजेस बिठाए, टोटल नंबर ऑफ जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जो हैं चल रहे हैं वो 34 हैं। तो अनन्या कोई एक नंबर देना मुझे, कोई एक जजमेंट बैठ रही है कि औरतों के पास सो एंड सो अधिकार होने चाहिए, इसके लिए एक जजमेंट आई है आने वाली सुप्रीम कोर्ट की। तो एक बेंच मेरे को बनानी है, जो कि बेंच मतलब नंबर ऑफ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो एक जजमेंट पास करेंगे। तो एक नंबर दो, कितने जजेस को बैठाऊं मैं इस बेंच में? 34 टोटल होते, कोई एक नंबर दो भाई साहब। श्रेया, अब मुझे इसको नल एंड वर्ड करना है तो मैं करूं कैसे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तक नहीं हुआ ऐसा। 31 जजेस की बेंच बैठी हुई है, ठीक है, 31 जजेस की बेंच बैठ गई, डन। अब आगे चलकर ये जमाना था, मान लेते हैं 1965 का, तब आई थी जजमेंट। कोई भी एक ऐसा केस है, मान लो एग्जांपल के लिए यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, और अभी इसका रियल एग्जांपल भी शाइनी देगी अभी हमें। तो 31 जजेस की एक बेंच बैठी 1965 में, एग्जांपल के लिए नंबर ले लिया हमने। अब अगर हमें आगे चलकर 2024 में ये चीज फील होती है श्रेया कि सुप्रीम कोर्ट को फील हुई, सुप्रीम कोर्ट को फील कैसे हुई? आज की जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि नहीं यार, जुडिशरी ने उस टाइम पर गलत वर्डिक्ट, गलत जजमेंट पास कर दी,
अब मुझे अपनी ही बात मतलब मान मर्यादा सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट तक ही रहेगी ना, फिर चाहे वो 1965 में दी गई हो वो जजमेंट, चाहे 2024 में दी जा रही हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो आज के जजेस हैं वो उस जजमेंट को खारिज करके एक फ्रेश जजमेंट पास करवाना चाहते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये प्रोसेस कैसे हो सकता है? फिर से एक बेंच बनेगी, लेकिन इस बारी जजेस मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम श्रेया, मिनिमम 32। शाबाश अनन्या। श्रेया ने 32 ही क्यों बोला, कोई और नंबर क्यों नहीं बोला? मैं मिनिमम पूछा था उससे वैसे, लेकिन उसने 32 ही जजेस क्यों बोला? बस यही वाली बात है। ये वाली बात आप सबको पता है, समझ में आ गई? अगर कभी भी कोर्ट को अपनी पुरानी बात से पलटी मारना है, जिसको आम भाषा में कहते हैं हम लोग, आम भाषा नहीं, आम भाषा में तो पलटी हो गया, जिसको हम लोग कानूनी भाषा में कहते हैं कि अगर उसको फ्रेश वर्डिट पास करनी है अपने प्रीवियस जजमेंट को डाउन टर्न करके, उसको एक लार्जर बेंच बनानी चाहिए, बनानी पड़ती है, चाहिए क्या, मस्ट है, बनानी पड़ेगी, एज कंपेयर टू जितने नंबर ऑफ जजेस की बेंच बिठाई थी प्रीवियस उस जजमेंट के लिए। और आज अगर उस जजमेंट को हमें चेंज करना है, यहाँ अनन्या मैडम की जो जुडिशियल बेंच है वो तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है लेकिन ठीक है। अच्छा अब शाइनी, इनको एक रियल केस बता दो जरा, कि ऐसा मतलब जैसे रियल केस इन द सेंस, चलो ठीक है वो तो नहीं पता होगा आप में से किसी को, मान लो कि चलो ये बता दो कोई एक शाइनी इन लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आज तक ऐसा कौन सा केस रहा है जहां पे जुडिशरी की सबसे बड़ी बेंच बैठी हो? हाँ, कौन सा? केसवंत भारती में तो ज्यादा बैठे थे, 12 बैठे थे, कितने बैठे थे? 13 बैठे थे, ठीक है। तो केस का 1973 में केस आया था। आज अभी मैंने इसकी ऑडियो भी डाली थी ग्रुप में, आपको याद होगा, हरनीत जो डाउट पूछ रही थी उसमें जिक्र करा था मैंने इस केस का। केसवा नंदा भारती वर्सेस क्या है, स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी, कितनी? 13 जजेस की बेंच का मतलब समझ गए ठकुराइन? ये तुम्हारी पार्क की बेंच नहीं है। कौन सी बेंच है ये? एक बॉडी ऑफ जजेस से, बनी हुई एक बॉडी, लार्जर बॉडी, वो है ये बेंच। आशमा क्लियर है? पेटिशन नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा सॉरी मुझे बताना चाहिए था। पेटिशन मतलब क्या होता है, कोर्ट ने आपको एक जजमेंट पास करके बोली, ठीक है, कि अनन्या तुमने ये गुनाह करा है, इतने इतने टाइम की तुम्हें इतनी सजा मिलती है। आपके पास ये है कि अब आप डर गए, आपने कहा कि नहीं यार ये कोर्ट ना थोड़ा सा या शायद से गलत जा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा मेरी बात को। आपने डाल दी उसके पास एक रिक्वेस्ट कि प्लीज न्यायालय जी आप दोबारा अपनी बात को कंसिडर कर लेंगे एक बारी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रिव्यू पिटीशन, ठीक है। अब रिव्यू पिटीशन डालकर भी वो सेम जजमेंट को बरकरार रखता है कि नहीं नहीं आपको तो सजा मिलेगी। तो कोर्ट कभी कभार खुद से मतलब कोर्ट में आप दूसरी फिर पिटीशन का यूज कर सकते हो, क्यूरेटिव पिटीशन, कि एक बार प्लीज और देख लोगे, सिर्फ एक बार। हम आम भाषा में भी तो ये कहते हैं ना, जैसे जैसे स्कूल में कोई टीचर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई सीनियर टीचर है, कि मैम प्लीज़ आप एक बार मेरी बात को सुन लोगे, एक बार, अगर आपको मैं गलत लगूँ तो आप मुझे बता देना, कोई बात नहीं। तो ये एक अप्रोच करने का तरीका है कोर्ट को, कि सर जी मैडम जी आप मेरी बात को शायद से समझ नहीं पाए, एक बार प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, आप मेरे को कुछ बातें बता लें दो आपको, उसके बाद आप फ्रेश जजमेंट जारी कर दो, ठीक है। अगर वो जजमेंट बाकी फिर से बरकरार रहती है तो आप क्यूरेटिव पिटीशन डालते हो, एक बार और प्लीज़ सुन लो मेरी बात को। इन दो पिटीशन का यूज़ करके निर्भया के निर्भया का रेप जिन लोगों ने करा था उनको, उनकी जीवन रेखा लंबी हो गई थी। सबको पता था इनको फांसी होनी है, लेकिन ये पिटीशन डाल डालकर उन्होंने 8 साल अपना केस खिंचवा लिया था, ठीक है। अब क्योंकि होता क्या है, सबको पता था होनी है फांसी,
तो आप कहोगे कोर्ट एंटरटेन क्यों कर रहा था, तो बताओ श्रेया कोर्ट एंटरटेन क्यों कर रहा था उनकी पिटिशंस को? बिकॉज हम अपने देश में कौन से प्रिंसिपल के बेसिस पर चलते हैं? नहीं नहीं, इस केस में नेचुरल जस्टिस तो चलो ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल है ना ये, अगर ये नहीं होता तो फिर सीधा गिलोटीन। गिलोटीन वर्ड समझते हो क्या होता है? खरबूजे की तरह वो सर रखकर बीच में से काट देना, है ना? लास्ट टाइम किसी के साथ ऐसा हुआ था? कोर्ट ने किसको बोला था गिलोटीन कर दो उसका? नहीं नहीं, ये इंडिया के कोर्ट ने किसको बोला था हमारे देश में? हाँ, गिलोटीन नहीं होता यहाँ, ठीक है। हाँ, लुई 16। हाँ, हम लोग वो उसमें पढ़ते हैं ना, शायद से फ्रेंच रेवोल्यूशन में आता ना ये। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसने इंटीग्रेटेड जुडिशरी स्टैब्लिश कर रखा है विद सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड स्टेट हाई कोर्ट्स बिलो इट। दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स एनफोर्सेस बोथ द सेंट्रल लॉस एज वेल एज द स्टेट लॉस, ठीक है। यूएसए के अंदर ऑन द अदर हैंड देयर इज अ डबल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, जहां पर जो सेंट्रल लेवल के लॉज होते हैं जिसको फेडरल लॉज कहा जाता है, उधर के सुप्रीम कोर्ट का नाम क्या है? फेडरल कोर्ट, तो उसको फेडरल जुडिशरी इंप्लीमेंट करता है। और हमारे यहाँ जैसे जो वो होता है स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट होते हैं ना, तो उधर के जो स्टेट लॉज हैं वो स्टेट जुडिशरी इंप्लीमेंट करता है। मैं चलो आपको फर्क बता देता हूँ जरा एक बार के लिए। हमारे एक बार बताओ, जो स्टेट लॉज हैं उसको कोई सा भी जुडिशरी इंप्लीमेंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई वर्डिक्ट पास हुई तो वो हो जाएगी, दोनों के लिए लागू है। यहाँ पे लिखा हुआ है इट एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। अमेरिका के अंदर लेकिन क्या सेंट्रल लेवल के कानून सिर्फ कौन सा कोर्ट एनफोर्स करेगा, करवाएगा? फेडरल कोर्ट। और स्टेट कोर्ट, सॉरी स्टेट लॉज जो स्टेट जुडिशरी के द्वारा पास करे जाएंगे। हमारे देश में एपेक्स लेवल के कोर्ट को क्या बोलते हैं ईशा? सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका में सबसे टॉप लेवल का कोर्ट का नाम क्या है? फेडरल कोर्ट। डबल कोर्ट है ना, फेडरल कोर्ट। हमारे यहां स्टेट लेवल के कोर्ट को क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। अमेरिका में क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट का नाम क्या चीज हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट्स, ठीक है। समझ गए? अनन्या फर्क जान गए सब लोग? ये सिर्फ नाम बता रहा हूं। और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम से आप लोगों ने क्या सीखा? कि हमारे देश में कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, दोनों के दोनों कोर्ट सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक सेंट्रल लेवल का मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही जाकर सेटल होगा। लेकिन अमेरिका में देर आर स्टेट बाउंड्रीज, कि राज्यों के जो लॉज हैं दे विल बी एनफोर्स बाय स्टेट जुडिशरी ओनली, एंड सेंट्रल लेवल के जो लॉज हैं दे विल बी इंप्लीमेंटेड या फिर दे विल बी रिजेक्टेड बाय फेडरल जुडिशरी ओनली। वहां पर सुप्रीम कोर्ट्स जो वर्ड होता है वो जैसे हमारे देश में हाई कोर्ट है उनके लिए यूज होता है। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स लेवल का जो कोर्ट है, अमेरिका में एपेक्स लेवल के कोर्ट के लिए नाम जो यूज करा जाता है वो फेडरल कोर्ट यूज करा जाता है। ओके, क्लियर है? उसके बाद ऑल इंडिया सर्विसेज। अमेरिका में क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी ना सेपरेट पब्लिक सर्विसेज होती है। हम लोग जैसे सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अभी मैं बताता हूं आपको, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताता हूं। लेकिन अमेरिका में फेडरल गवर्नमेंट की अलग सर्विसेज होती है, गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट की अलग होती है, और दोनों में बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज होती हैं। भारत के अंदर क्या है, यस वी एग्री डेट सेंटर और स्टेट्स के पास सेपरेट पब्लिक सर्विसेज हैं, बिल्कुल है। जैसे यूपीएससी एक यूनियन लेवल की जॉब है, यहां पर इसको निकालने के बाद आपका ट्रांसफर कहीं पर भी हो सकता है। एमपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड, असम, कहीं पर भी हो सकता है।
लेकिन अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूं, एमपीपीएससी या फिर पीपीएससी या डब्ल्यूबीसीएस, एमपीपीएससी को निकालने वाला बंदा, इसका प्रमोशन, इसका ट्रांसफर कहीं पर भी जो होगा ना, वो किसी एमपी की ही डिस्ट्रिक्ट में होगा, एमपी से बाहर नहीं जाने वाला है। ऐसी पंजाब पीसीएस वाले का जो ट्रांसफर या कुछ भी होगा वो पंजाब तक ही वो सीमित होगा वो, और वेस्ट बंगाल वाले का सिर्फ वेस्ट बंगाल तक। डिस्ट्रिक्ट चेंज हो सकती हैं, इस राज्य से बाहर नहीं निकलेगा। यूपीएससी को निकालने वाला वो किसी भी राज्य के अंदर घूम सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ सेपरेट सर्विसेज हैं, मानते हैं, बट इन एडिशन देयर आर 3 ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल्सो। अब ऑल इंडिया सर्विसेज के 3 नाम हैं हमारे देश में। एक आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस, और एक आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। जस्ट अ मिनट, रुकना। ये आईएफएस है, इसको वैसे ऐसा लिखना चाहिए आपको, आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब एक आपने सुना होगा वैसे आईएफएस भी होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस। ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है, याद रखना। ऑल इंडिया सर्विसेज में ये जो आईएफएस है ये आईएफओएस है। आईएफएस जो है इंडियन फॉरेन सर्विस, ये ऑल इंडिया सर्विस में नहीं आता। ऑल इंडिया सर्विस एक कैटेगरी है, उसमें नहीं आता है। ये किस में आता है? किस में आता है? सेंट्रल सर्विस में। ठीक है, तो अब लेकिन कौन सा एग्जाम होता है सबके लिए, चाहे मैं फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहूं, चाहे आईएफएस बनना चाहूं, आईपीएस, एग्जाम यही होता है, यूपीएससी। लेकिन क्या मैं एमपीपीएससी, पीपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस से आईएफएस बन सकता हूं क्या? नहीं। ठीक है, खैर उनको छोड़ो, आप पहले 3 ऑल इंडिया सर्विस के ऊपर फोकस करो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, विच आर कॉमन टू बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स। मेंबर जो होते हैं इन सर्विसेज के, दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर, रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर। सॉरी, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, वो रिक्रूटमेंट के लिए उसने उसको अलाउ कर रखा है, और बॉडी का नाम क्या है? यूपीएससी। ट्रेनिंग जो होती है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित करी गई एकेडमी में होती है। अगर हम बात करें आईएएस की तो लबासना, ठीक है, आईपीएस की सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। ठीक है, तो यहां पर क्या, दे आर ट्रेन्ड बाय द सेंटर विच ऑल्सो पोजेस अल्टीमेट कंट्रोल ओवर देम। आपको जब मर्जी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो आपको सेंटर में बुला सकती है। सेंटर में बुला सकती है, इसका मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ पहले, रिक्रूट करने, एक सेकंड, रिक्रूट करने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद आप कहां कहां पर काम करते हो बताओ। अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया है, आपका पीडीएफ में नाम आ गया, ट्रेनिंग हो गई, जो भी इंस्टीट्यूट था आपका, मान लो अपन लबासना से ट्रेनिंग कराए, अब क्या होगा बताओ? आपको कार्डर मिलेंगे। कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि कार्डर जो होते हैं वो सिर्फ स्टेट के होते हैं। मतलब आपसे चॉइस पूछी जाती है कि आप एमपी लेना चाहते हो, राजस्थान लेना चाहते हो। अब लेना चाहते हो हमेशा ऐसा नहीं कि आपको चॉइस से मिल ही जाएगा, आपको कोई भी कार्डर एलोकेट भी करा जा सकता है, लाइक एमपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, असम। ठीक है, लेकिन कार्डर सिर्फ स्टेट का नहीं होता, कार्डर ना सेंटर का भी होता है। और सेंटर के कार्डर को क्या कहते हैं एनीवन? हाँ, यूटीज में होता है, लेकिन उसका एक नाम होता है, आगमुट कार्डर। ठीक है, आगमुट कार्डर। इसके तहत आपका
अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, या कोई भी यूनियन टेरिटरी जो हो, वहां पर आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है। ठीक है। अब आगमूर काडर को अगर आप हटा दो, बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90% तो देखो अलग अलग राज्यों में जाकर काम करेंगे। ठीक है, 90% तो अलग अलग राज्यों में जाकर काम करेंगे। जैसे पहली पोस्टिंग एक आईएएस की हो गई है ना, तो वो वहां पर जाकर एसडीएम बना। आईपीएस की हो गई तो वो वहां पर जाकर पहले डीएसपी लेवल से उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, फिर वो एएसपी बना आगे चलकर, ये जो है एडीएम बने आगे चलकर, फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना, ये यहाँ पर एसपी बना। ठीक है, ऐसे चलते चलते आगे चलकर हो सकता है। लेकिन सेंटर आपको, अभी तो आप राज्य में काम कर रहे हो, सेंटर लेकिन जब मर्जी चाहे आपको वापस खींच के दिल्ली बुला सकती है। अब दिल्ली बुलाने का क्या मतलब होता है, आप कहां काम कर रहे होते हो उसका मतलब। हाँ, जैसे कि अभी श्रेया ने बोला था, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, राइट आर्यन। अनन्या, दिल्ली की मेट्रो में एक स्टेशन का नाम भी सुना होगा आपने, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। ये वही है, उस जगह पर है, यहां पर काम करते हैं सारे के सारे। ऐसी हर एक स्टेट का भी सेक्रेटेरिएट होता है क्या? बिल्कुल। और वो जनरली कहां पर होता है, उस स्टेट की कैपिटल में। जैसे जब भी ना श्रेया डीएसपी एसडीएम की मीटिंग होती है ना, एमपीपीएससी जिन्होंने निकाला होता है, तो ज्यादातर उनको उस बड़ी मीटिंग के लिए भोपाल बुलाते हैं। ठीक है, तो ये जो मीटिंग्स हैं, सॉरी ये जो मेंबर्स हैं इन सर्विसेज की, दे आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय द सेंटर विच ऑल्सो पोजेस अल्टीमेट कंट्रोल ओवर देम। यानी कि सेंटर कंट्रोल वो रखता है। सेंटर जब मर्जी चाहे तो आपको खींचकर वो बुला सकता है सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिए। ठीक है, इसलिए अब ये गवर्नमेंट रूल डिसाइड करती है। पहले क्या होता था, आप ना पहले डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम करते थे यूपीएससी को क्लियर करने के बाद। अगर आप आईएफएस नहीं हो ना, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर नहीं हो, ऑल इंडिया सर्विस को भूल जाओ, मैं वैसे बता रहा हूं आपको। पहले आप ना डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाके काम करते थे 10 साल के लिए। इसके बाद आपको सेक्रेटरी बनने के लिए बुलाया जाता था, और ये सेक्रेटरी बनने से पहले आपकी लबासना की दूसरी ट्रेनिंग होती थी, फेज 2 की ट्रेनिंग। अब मोदी सरकार ने थोड़े से रूल्स चेंज कर दिए हैं और हर 2-3 साल में थोड़ा थोड़ा फेरबदल करते जा रहे हैं। अब क्या होता है कि आपकी पोस्टिंग हुई, आप मुश्किल से मान लो कि अपने डिस्ट्रिक्ट में 4 महीने रहे। ठीक है, उसके बाद 2 महीने की, ये अलग अलग बदलता रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करते जा रही है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद फिक्स नहीं हो पा रही इसके ऊपर, तो मैं आपको प्रिसाइज नंबर नहीं दे सकता। हर 3 साल में कोई ना कोई फेरबदल कर रही है मोदी सरकार। ठीक है, 2 मंथ के बाद आपको दिल्ली बुला लिया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिए, और आपको यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी इस लेवल की ट्रेनिंग दे दी गई। क्योंकि मोदी सरकार अब ये चाहती है, उसका नारा क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, है ना। उसके तहत आप शुरू से ही सेक्रेटरी बनकर बंदा करता क्या है, सेक्रेटरी बनकर बंदा करता है पॉलिसी मेकिंग का काम। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब वो होता है, जैसे एसडीएम एडीएम या डीएम, ये क्या करता है, जैसे ये जो पर्सन होंगे ये लॉ एंड ऑर्डर का काम करेंगे, लेकिन जब ये सेक्रेटरी होंगे तो लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग का काम करेंगे। ऐसी एसडीएम डीएम एडीएम ये जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो पॉलिसी उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और लेकिन जब ये सेक्रेटरी तो क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं फिर अपने जूनियर्स को, एसडीएम एडीएम डीएम को ये पहुंचाते हैं कि ये पॉलिसी ऐसे ऐसे करके इंप्लीमेंट कर दो। इसलिए जिस दिन आपकी लबासा की ट्रेनिंग खत्म होती है, आपका मेन काम वहां से शुरू होता है। तो कई लोग जो सोचते हैं ना कि हम एंजॉय करेंगे, हम जो है वो मजे करेंगे, वो हनीमून पीरियड सिर्फ लबासना तक ही होता है। उसके बाद पर्सन के पास सांस लेने की फुर्सत नहीं बनती, क्योंकि फर्स्ट डे व्हेन यू आर डिस्ट्रिक्ट, आप 200 डिपार्टमेंट के हेड होते हो आपने डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद, 200 डिपार्टमेंट। इसके नाम जानते जानते कई लोगों को 1 साल लग जाते हैं। और एकदम से जैसे कोई भिड़प हो गई ना, और आपने इस डिपार्टमेंट के ऊपर पिछले 50-60 दिनों से, 2 साल से, 2.5 महीने से देख नहीं रखा है, आपने जानते भी नहीं हो नाम, और अगर केंद्र सरकार ने आपसे रिपोर्ट मांग ली कि आपने इस डिपार्टमेंट में कितनी प्रोग्रेस करी है, इसकी रिपोर्ट दो हमें अगले 10 घंटे के अंदर, बस वहां पर आपको रियलाइज हो जाता है कि आप सच में जनता के नौकर हो। यूपीएससी तो सिर्फ आपने नाम के लिए निकाला था।
ठीक है। 10 दीज सर्विसेज वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बस ये जो 3 सर्विस हैं ये वॉलेट करती हैं फेडरलिज्म का प्रिंसिपल, आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस। लेकिन बात ये है ना, ये सिर्फ नाम नाम के लिए है। ठीक है, ये बंदे जाकर, इसने पूरी बात नहीं लिखी ना, ये बंदे जाकर कोई सेंट्रल लेवल पर थोड़ी ना काम कर रहे हैं। सेंटर के कंट्रोल में मानते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहे हैं। इसलिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने कार्डर चुना, आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई थी कि आपको कार्डर की चॉइस आपसे ले ली गई, लेकिन आपको मनपसंद का कार्डर नहीं मिला। आपको चाहिए था कर्नाटका और आपको दे दिया गया जम्मू एंड कश्मीर। अब कहां कर्नाटका, कहां जम्मू एंड कश्मीर, मान लो आपको मिल गया। ठीक है, लेकिन वहां पर अगर आपकी भिड़प राज्य में जाकर मुख्यमंत्री से हो जाए, उनके मंत्रिमंडल के साथ हो जाए, एमएलए, एमएलसी या सीएम के साथ हो जाए, लेकिन फिर भी आपको रिमूव करने का काम, आपको सस्पेंड करने का काम किसका होता है? अगर आप ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर हो तो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट का, सेंटर ही आपको सस्पेंड और वो सब कर सकती है। ठीक है, जॉब सिक्योरिटी सबसे हाईएस्ट होती है इन सर्विस में। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बहुत सही होता है, और मैक्सिमम खुंदक में नेता लोग आपका ट्रांसफर कर सकते हैं, फायर नहीं कर सकते, रस्टिकेट नहीं कर सकते आपको सर्विस से, अनटिल अनलेस आपने कुछ बहुत बड़ा नहीं कर दिया। और आगे चलकर अगर वो नौकरी से निकाला गया है ऑल इंडिया सर्विस की, तो श्रेया, और फिर वो एमपी बन गया, तो एक डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड बन सकता है ये। उसका रिकॉर्ड देखते हो कि पास में किसी सर्विस से निकाले गए ये, बिल्कुल। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ऑडिट किस बात का? ऑडिट, ऑडिट किस बात का? वेरी गुड, अकाउंट्स का, शाबाश। लेकिन किसके अकाउंट, किस चीज का अकाउंट? बजट, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। ये देखना कि रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में, श्रेय टर्म याद है कि इसमें कितनी इकोनॉमी है। कितनी इकोनॉमी का मतलब ये होता है कितनी सही तरीके से पैसा खर्च करा गया। इकोनॉमी का मतलब यहां पर अर्थव्यवस्था नहीं है ठकुराइन, अनन्या, समझ लो। इकोनॉमी का मतलब यहां पर इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं हो रही। इकोनॉमी का डिक्शनरी मीनिंग ये होता है, वैसे दूसरा मीनिंग ये होता है, ये वैसे तो आप कंट्री को कहते हो, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ब्राजीलियन इकोनॉमी। इकोनॉमी का यहां पर ये मतलब है आप कितने अच्छी तरीके से पैसों को खर्च करते हो, रिस्पॉन्सिबल तरीके से। ठीक है, बेफिजूल की खर्ची को अवॉइड करना। ठीक है, और जहां जरूरत है वहां पैसे को लगाना। इस चीज को देखने के लिए एक इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग होती है। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर कौन है हमारे देश में? कैग। क्या कैग दोनों के अकाउंट्स को क्रॉस चेक करता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के शाइनी? बिल्कुल। क्या स्टेट में कोई सेपरेट कैग होता है क्या? जैसे ये लिखा हुआ है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ स्टेट, सॉरी ऑफ इंडिया, तो ऐसे हर एक स्टेट का भी कैग होता है कोई क्या? नहीं, कैग एक ही होता है। और कैग क्या कोई बॉडी है क्या? कि एक पर्सन ही जिसको अपने आप में बॉडी कहा जाता है? एक पर्सन है। तो कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स ऑफ नॉट ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो दोज ऑफ स्टेट्स, बट हिज अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल इज डन बाय द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट किसका एजेंट है? एजेंट नहीं, सॉरी, प्रेसिडेंट किस लेवल का बंदा है? नहीं, अरे गवर्नर को कहा जाता है ना एजेंट। मैं कोई वो उसकी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ यार, मैं गेम की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो इसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल है प्रेसिडेंट के द्वारा करा जा रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट, मैंने क्या बताया था, सांस और सूसू के अलावा खुद से तो कुछ कर नहीं सकता। तो प्रेसिडेंट को ये बता कौन रहा है कि किसका अपॉइंटमेंट करो, क्या या किसको कब रिमूव कर दो उसको? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है, यानी कि प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। ठीक है, लेकिन कैग का अपॉइंटमेंट और रिमूवल राष्ट्रपति के द्वारा ही कर दिया जाता है विदाउट कंसल्टिंग द स्टेट्स। जबकि स्टेट के अकाउंट को देखने की पावर रखता है कैग फिर भी। तो हेंस दिस ऑफिस रिस्ट्रिक्ट्स द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स। अमेरिका के अंदर जो कंट्रोलर जनरल होता है, ऑन द कॉन्ट्ररी, इट हैज नो रोल विद रिस्पेक्ट टू द अकाउंट्स ऑफ द स्टेट। या तो स्टेट के लिए तुम सेपरेट कैग बनाओ,
या फिर स्टेट को भी रोल दो कि उसका अपॉइंटमेंट हो, उसका रिमूवल हो रहा है, उसमें स्टेट की भी वॉइस हो, क्योंकि स्टेट के अकाउंट को भी देख रहा है। अच्छा, जो ये अकाउंट देख रहा है श्रेया, ये मैंने तो बता दिया कि बजट को देख रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को देख रहा है, लेकिन उस तिजोरी का नाम क्या है श्रेया? सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर क्या नाम है उस तिजोरी का जिसको देख रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, कंटिजेंसी फंड को भी देख ले, लेकिन मैं मेजर तिजोरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, जहां से पैसा निकलता आता जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, कंटिजेंसी फंड तो एक इमरजेंसी फंड होता है ना। कितने करोड़ का कॉर्पस होता है कंटिजेंसी फंड का? मिनिमम सरकार को कितने करोड़ उसके अंदर रखने ही पड़ते हैं? 500 करोड़। ठीक है, तो पार्लियामेंट अथॉरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। अच्छा, आप बिना पढ़े इस टॉपिक को बता दो, पार्लियामेंट की अथॉरिटी स्टेट लिस्ट पर कब आ जाएगी अनन्या? कब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में से भी निकालकर कोई कानून बना सकता है? नॉर्मल सिचुएशन में बना सकता है क्या? नहीं। ये स्टेट लिस्ट की जो पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कानून बनाएगी, कौन से शेड्यूल से डिराइव होती है? शाबाश, अब होने लगी ना धीरे धीरे करके, देखो ना याद। ठीक है, इसलिए मैं कहता सेपरेट अलग से बैठकर याद मत करने बैठना इनको। ठीक है, हाँ, तो मुझे पहले वो सिचुएशन बताओ शैनी कि कौन सी सिचुएशन के अंदर पार्लियामेंट की अथॉरिटी आ जाएगी स्टेट लिस्ट के ऊपर, इमरजेंसी या किसी भी प्रकार की एक्सीजेंसी वगैरह। ठीक है, तो इवन इन द लिमिटेड स्फीयर ऑफ अथॉरिटी अलॉटेड टू देम, स्टेट्स डू नॉट हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल। अब जैसे किस वे में कंट्रोल नहीं है? पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट। लेजिस्लेट का मतलब ये है पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे टू दैट इफेक्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। दिस मीन्स दैट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है पार्लियामेंट की, इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस कैन बी डन व्हेन देयर इज नो इमरजेंसी। दिस कैन बी डन व्हेन देयर इज नो इमरजेंसी ऑफ एनी काइंड। ये तब भी करी जा सकती है। अच्छा, ये कैसे? अगर इमरजेंसी नहीं भी लगी है तब भी स्टेट लिस्ट में से एक टॉपिक निकालकर कौन सा हाउस बोल सकता है कि इसको नेशनल लेवल का कानून बना दो? राज्यसभा। ये चीज समझ में आ गई ना मैं क्या बोल रहा हूं? एक तो इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जबरदस्ती स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून वगैरह बनाना शुरू कर देगी, है ना। नॉर्मल सर्कमस्टांस में भी राज्यसभा ही कर लेता है। राज्यसभा ऐसा क्यों कर लेता है? बिकॉज राज्यसभा इज द वॉइस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो वो पार्लियामेंट को क्या बोलता है? एक टॉपिक को लो और इसको स्टेट लिस्ट में अभी तक था ये, लेकिन इसको क्या बना दो, अब नेशनल लेवल का कानून बना दो इसके ऊपर। और इसके लिए राज्यसभा को ऐसा करने के लिए क्या इमरजेंसी का बहाना चाहिए? नहीं। और इमरजेंसी किस किस प्रकार की लगी हो, ये तो क्या राज्यसभा की पावर होगी। लेकिन दूसरा केस अगर हम जाने, इमरजेंसी किस किस प्रकार की लगी हो कि जो वो है पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट में से कानून बना सके, वो बताओ। थ्री 352 कौन सी इमरजेंसी होती है? नेशनल। उसके बाद आर्टिकल 356 एंड 365 कौन सी इमरजेंसी होती है? प्रेसिडेंट्स रूल, नेशनल ये स्टेट इमरजेंसी। 356 एंड 365। उसके बाद 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अनन्या, लास्ट टाइम कब लगी थी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में? नहीं लगी, हाँ शायद नहीं लगी। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर किसका एजेंट होता है? सेंट्रल गवर्नर। ठीक है, गवर्नर हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। लेकिन प्रेसिडेंट किसी को भी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। कौन बताता है प्रेसिडेंट को किसको अपॉइंट करना है गवर्नर? प्रधानमंत्री, उनका मंत्रिमंडल। ही और शी होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही ऑल्सो एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर। ठीक है, थ्रू हिम मतलब थ्रू गवर्नर, सेंटर जो है वो स्टेट के ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है। कैसे? गवर्नर ही वो पर्सन होता है जो कि कौन सी इमरजेंसी को इनवाइट करता है? अंडर आर्टिकल presidential rule under article 356 and article 365।
तो फिर 356 के अंदर कैसा बहाना देता है गवर्नर, क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी क्या हो गई है स्टेट के अंदर? फेल हो गई है। और प्रेसिडेंट को क्या बोलता है, क्या लगा दो यहां पर? राष्ट्रपति शासन लगा दो, प्रेसिडेंट रूल लगा दो। और 365 के अंदर क्या बोलता है श्रेया? हाँ, नेशनल लेवल का कोई भी एग्जीक्यूटिव ने एक डायरेक्शन दिया था, एक ऑर्डर दिया था, एक कुछ बोला था इंप्लीमेंट करने को, वो राज्य उस चीज में फेल कर गया है ना, तो बोलता है एग्जीक्यूटिव नेशनल लेवल के द्वारा जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए राज्य, आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज ऑन द कॉन्ट्ररी इट प्रोवाइडेड फॉर इलेक्टेड हेड इन द स्टेट्स। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया अडॉप्टेड कैनेडियन सिस्टम। हमारे क्या है, हमारे यहाँ कौन होता है पर्सन? गवर्नर कौन होता है? इलेक्टेड होता है क्या? नहीं, अपॉइंटेड होता है। ठीक है, अमेरिका के अंदर अगर हेड ऑफ द स्टेट कोई है प्रोविंसेस में, वो भी इलेक्टेड बॉडी होती है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी। हमारे देश में इलेक्शन कौन करवाते हैं, कौन सी बॉडी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस लेवल के इलेक्शंस को देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, सेंट्रल लेजिस्लेचर के, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर के भी। इसका मतलब पार्लियामेंट के इलेक्शंस की भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर के भी इलेक्शन की जिम्मेदारी इसकी है। तो हमारे देश में कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट भी होता है क्या? स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं होता? होता है। वो किसको देखता है, वो किसके इलेक्शन को देखता है? लोकल लेवल, लाइक अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, इन सब के इलेक्शंस का ना। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। दिस बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड स्टेट्स हैव नो से इन द मैटर। द पोजीशन इज सेम विद रिगार्ड टू द रिमूवल ऑफ इट्स मेंबर एज वेल। On the other hand, US has separate machineries for the conduct of elections at the federal the state level. अनन्या यहाँ पर पॉइंट ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट के भी इलेक्शन करवा रहा है और सेंट्रल लेवल के इलेक्शन भी करवा रहा है। जबकि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, जिसका नाम एक बॉडी है सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन को देखता है, लाइक पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, वो सब। ठीक है, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट और इसके मेंबर्स का रिमूवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जैसे कि अभी हम कैग के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना श्रेया, कि कैग जो है वो स्टेट के अकाउंट्स को भी चेक कर रहा है, लेकिन उसका अपॉइंटमेंट और रिमूवल वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करा जा रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में से किसके द्वारा? आर्यन, प्रेसिडेंट। उसके बाद वीटो ओवर स्टेट बिल्स। अच्छा, वीटो का मतलब क्या होता है? नॉर्मल मतलब नेगेटिव वोट, सेइंग नो टू समथिंग, वो है वीटो। ठीक है, अब इसको आराम से समझना। गवर्नर जो है उसके पास पावर है कि जब उसके पास किसी भी प्रकार का बिल आता है तो उसके पास 4 चॉइसेस होती है। श्रेया, कौन सी होती है वो 4 चॉइसेस? जैसे अनन्या, पहले समझने की कोशिश करना। एक स्टेट लेजिस्लेचर है, अगर वो यूनिकैमरल है तो वहां पर सिर्फ विधानसभा है। अगर बाई कैमरल है तो विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है। उसने एक बिल पास करा, ये बिल एक्ट तब तक नहीं बनेगा जब तक गवर्नर इसके ऊपर अपना क्या ना दे दे, सिग्नेचर ना दे दे। अब इस केस में गवर्नर के पास जब ये बिल दिया गया गवर्नर को, सिग्नेचर दे देगा तो एक्टिव बन जाएगा, लेकिन उससे पहले 4 चॉइसेस थे उसके पास। श्रेया बताओ, पहली चॉइस एसेंट। अब एसेंट वर्ड में कंफ्यूज मत होना, एसेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है शैनी? सिग्नेचर। ठीक है, एसेंट दे देना। दूसरी चॉइस विथहोल्ड करना। अब विथहोल्ड में क्या होता है? बिल लैप्स कर जाएगा, कर सकता है मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं।
है ना। विदहोल्ड का मतलब ये कि चलो ठीक है, उसको लैप्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, सही बोल रहे हो, ठीक है। विदहोल्ड में ये होता है अनन्या कि वो उसने ना रोक लिया बिल को, ना वो साइन कर रहा, ना अभी कुछ कर नहीं रहा उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज, बिल को, हाँ, सेंड बैक द बिल, जैसा कि शैनी ने बोला, रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, सेंड बैक कर सकता है। किस केस में नहीं कर सकता? अगर वो मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को बाकी हर तरीके के बिल वापस भेज सकता है। और चौथी चीज, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, ठीक है, रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट। अब देखो, गवर्नर जो है, अब इस लाइन को पढ़ो, चौथा ऑप्शन, गवर्नर जो है उसके पास पावर है टू रिजर्व सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स जिसको स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करा है। अभी मैंने आपको यही बोला ना, देखो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर या तो विधानसभा, अगर यूनिकैमरल ले तो बाइकैमरल ले तो विधानसभा, विधान परिषद। तो गवर्नर जो है उसके पास पावर है कि वो कुछ तरह के बिल्स को रिजर्व करवा के रखवा सकता है जो कि पास करे गए स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ओके, अब प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं उस केस में? प्रेसिडेंट जो है, ही और शी कैन विदहोल्ड हिज एसेंट टू सच बिल्स नॉट ओनली इन फर्स्ट इंस्टेंस बट ऑल्सो इन सेकेंड इंस्टेंस। इसको समझाता हूं इस लाइन को मैं। अनन्या, ये शायद से आप जानते नहीं होगी, या ईशा आपको भी नहीं पता होगी शायद से। देखो क्या है, जब गवर्नर ने ये बिल वापस भेजा था विधानसभा या विधान परिषद के पास, अनन्या समझने की कोशिश करना, ठीक है। बिल जो है विधानसभा विधान परिषद ने गवर्नर को दिया था, गवर्नर के पास 4 चॉइसेस है, साइन कर देता तो ये बिल क्या बन जाता अनन्या? एक्ट बन जाता। विदहोल्ड कर लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा है एक्ट के ऊपर, वापस भेज दिया उस बिल को हाउस के पास। वापस भेजने के बाद अगर ये बिल दोबारा से विधानसभा या विधान परिषद ने इसके पास भेजा तो क्या गवर्नर उसको फिर से वापस भेज सकता है? नहीं, गवर्नर को अपने सिग्नेचर देने ही पड़ेंगे। लेकिन जब गवर्नर ने बिल प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करवा के रखवाया है, प्रेसिडेंट के पास भी अलग अलग चॉइसेस हैं। क्या चॉइसेस है? ये गवर्नर के द्वारा रखवाए गए बिल को कंसिडर करवाने की प्रेसिडेंट के पास, जो चौथा ऑप्शन है ना, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व रखवा लिया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, प्रेसिडेंट देखेंगे इस पे। तो प्रेसिडेंट भी क्या क्या कर सकते हैं? यहां पर बिल को एसेंट दे दें, साइन कर दें, बिल को क्या कर ले, विदहोल्ड कर ले, बिल को रिटर्न बैक कर दें। लेकिन रिटर्न बैक बिल जब अनन्या गवर्नर के पास फिर से आ रहा था तो गवर्नर को साइन करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था? करना पड़ा था। क्यों ईशा, करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बिल्कुल करना पड़ा। लेकिन प्रेसिडेंट ने जब वापस बिल को भेजा, स्टेट लेजिस्लेचर का बिल है ये जो गवर्नर ने रिजर्व करवाया था, तो प्रेसिडेंट क्या बाध्य है, क्या मजबूर है क्या श्रेया उस बिल को साइन करने के लिए? नहीं, रिटर्न्ड बिल वापस प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव एसेंट टू गिव सिग्नेचर टू द बिल, राइट। तो यहां पर क्या है, प्रेसिडेंट एंजॉयज एब्सोल्यूट वीटो ओवर स्टेट बिल्स। अब यहां पर ये क्या लिखा हुआ इस बात का मतलब, नॉट सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब ये होता है, क्या होता है आप सब बताओ मुझे जरा, श्रेया क्या होता है सस्पेंसिव वीटो का मतलब? एक बार के लिए वापस भेज देना, लेकिन तुम्हारे पास दूसरी बार अगर वो आएगा तो तुम्हें साइन करना पड़ेगा, है ना। लेकिन एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है, भाई मैं वापस भी भेज रहा हूं जितने मर्जी बार, मैं साइन भी नहीं कर रहा हूं, जो कर सकते हो कर लो, राइट।
लैप्स कर सकता है बस वो, बिल्कुल। प्रेसिडेंट के पास, हाँ हाँ बिल्कुल। सेंटर के लिए, अच्छा सेंटर के लिए, हाँ मतलब ये नहीं नहीं, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। वापस नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, मतलब उस बिल को मतलब वापस करने के बाद जब आएगा तब वो उसको वो साइन करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है एब्सोल्यूट वीटो, लेकिन दूसरे सर्कमस्टांसेस में एंजॉय करता है प्रेसिडेंट। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, रुक जाओ मेरे को पहले, क्योंकि ये पॉइंट यार स्टेट बिल के बारे में या वीटो के बिल के बारे में नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर पॉइंट ये एक ये रेस करना चाह रहा हूँ सबको समझाने के लिए कि जब जो बिल गवर्नर वापस भिजवाता है विधानसभा विधान परिषद के पास, डिपेंड करता है, देखो यूनिकैमरल है बाइकैमरल है, कुल मिलाकर स्टेट लेजिस्लेचर के पास जब उसने बिल वापस भेजा, मनी बिल को तो वैसे भी नहीं भेज सकता है, ऑर्डनरी बिल्स को जब भेजा रिकन्सिडर करने के लिए, अब वो स्टेट लेजिस्लेचर ने रिकन्सिडर कर लिया उसको बहुत अच्छे से। अब उसने कुछ अमेंडमेंट पेश करी चाहे ना करी, लेकिन अगर गवर्नर के पास दोबारा गया है, गवर्नर बाउंड है, वो बंध चुका है, वो बातें है कि यस वो साइन करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन गवर्नर ने वही स्टेट लेजिस्लेचर का बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करवा लिया है कि मैं उस पर कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैं इसको प्रेसिडेंट को दिखवाऊंगा। तो गवर्न जो प्रेसिडेंट है, या तो वो बिल को साइन करेगा, या विथहोल्ड करेगा, या वापस भेज देगा। अब वो चौथा ऑप्शन एंजॉय नहीं करेगा, यहाँ पर किसी और के लिए रिजर्व नहीं करवाएगा वो, ठीक है। गवर्नर के पास चौथा ऑप्शन था कि रिजर्व करवाना। अब वो जब बिल को वापस भेज रहा है और स्टेट लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर उसमें कुछ चेंजेस करे चाहे ना करे, लेकिन यहां पर प्रेसिडेंट जो है गवर्नर की तरह बाध्य नहीं है, बंधा नहीं हुआ है। ही और शी इज नॉट बाउंड टू गिव हिज और हर एसेंट टू द बिल। जबकि गवर्नर को एक बार वापस भेजने के बाद जब दोबारा बिल मिला था, उसको साइन करना ही पड़ा था। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का बिल जब प्रेसिडेंट को मिला, उसके ऊपर ये कंडीशन नहीं है कि उसको साइन करना ही पड़ेगा। ये व्यवस्था कहती है हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था। लेकिन प्रेसिडेंट ना बंद जाता है एक जगह पर, कब? अगर बिल पार्लियामेंट का हो तो, राइट शैनी, है ना। अगर पार्लियामेंट्री बिल हो ना, पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा ने उसको पास करा है, प्रेसिडेंट को दिया, प्रेसिडेंट उसको एक्सटेंड देगा या विथहोल्ड करेगा, वापस नहीं, मनी बिल को तो नहीं भेज सकता, ऑर्डनरी बिल को भेजेगा। भेजने के बाद दोबारा जब प्रेसिडेंट को वो दिया गया, तो प्रेसिडेंट उस केस में बाउंड है, उस केस में वो बंधा हुआ है, वो उसके ऊपर मजबूरी है कि उसको साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को जब प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया है, तो और स्टेट लेजिस्लेचर ने दोबारा जब उसको दिया, तो प्रेसिडेंट को यहां पर जो है वो साइन करेगा ही करेगा, या करेंगी ही करेंगी, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, नेसेसरी नहीं है। क्लियर हुआ? जल्दी बताओ, क्लियर हुआ? अनन्या समझ में आया ये? पक्का? एक बार रीड मार लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे समझ लेना, हाँ मैं समझ गया वो, है ना, चेहरा उतर गया होगा पढ़ के ये क्या है। इतना समझ जाओ, कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बना सकता है क्या? कानून बना सकता है? क्यों शाइनी? मयूर? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी बिल से ऑटोमेटिकली कानून बना सकते हैं श्रेया? नहीं। पार्लियामेंट के केस में हमें किससे साइन करवाकर उसको एक्ट बनवाना पड़ेगा? प्रेसिडेंट, चाहे कैसा भी बिल हो। जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे वो हमेशा बिल ही रह जाएगा ना, कानून नहीं बन पाएगा। और स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, विधानसभा या विधान परिषद के केस में हमेशा कौन साइन करेगा? गवर्नर। हर तरह का बिल, हर तरह का A to Z, क्या विधानसभा विधान परिषद सक्षम है कि उसको एक्ट बनवा ले खुद से? नहीं, साइन करवाना ही पड़ेगा हमेशा। और किसी और स्टेट का गवर्नर भी साइन कर सकता है किसी और स्टेट के बिल पर। MP का गवर्नर बंगाल के बिल पे साइन करके एक्ट बना रहे हो, ऐसा हो सकता है? अभी तक प्रोविजन नहीं है इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा होना चाहिए। सारे बिल पास हो जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।